द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स वन नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप। ये शुरुआत हुई एक छोटा सा गांव है बुलंदशहर में, माधवगढ़। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस दैट हाउ मच स्टूडेंट्स आर एबल टू पार्टिसिपेट इन द वेस्टर्न एजुकेशन। जब भी कास्ट सेंसस की बात होती है, बहुत पुशबैक मिलता है। बोलते हैं आप देश को बांट रहे हो, हिंदुओं को बांट रहे हो। आपके दिमाग में अगर मैं बोलता हूँ कि कोई वाल्मीकि है, तो आपके दिमाग में वाल्मीकि से झाड़ू पोछे वाले क्यों आते हैं दिमाग में? दलितों के रोल भी जो है सब नॉन दलित ही कर रहे हैं। मतलब आपको काला दिखाना है तो आपको गोरे को काला ही बनाना पड़ेगा। Sushant sir, we have seen that caste is a global issue now. In the scholarships they get, there have been multiple issues. तो अगर कोई इस टाइप की सिचुएशन में फंसता है, उसे करना क्या चाहिए? पहली बार ऐसा हुआ, लोगों ने बोला कि देश जाग गया, लोगों को पता लग गया, ये हो गया। अरे पता आपको लग गया, हमें तो पता ही था। नहीं, हमें नहीं बताना चाहिए कि दलित के साथ शोषण हुआ है। कितना इम्पोर्टेंट है कि हम जाति रखें उधर। एनसीआरबी का डेटा है, किन लोगों को पहले झूठा फंसाया जाता है, उसके बाद कौन सी कास्ट किस कास्ट के ऊपर जो है ऑपरेशन कर रही है। Your vote matters. A strong democracy begins with responsible voting. आपका वोट इम्पॉर्टेंट है। एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है रिस्पॉन्सिबल वोटिंग से। Hello guys, welcome to another episode of the Filter Khatam podcast. I'm Lakshya. I go by the name Lakshya Speaks on Instagram. And I'm Zoya, your co-host, and today we have someone very special with us. He comes from a very humble background, now a Supreme Court advocate and an Ambedkarite activist who works at the intersection of law, social advocacy, and anti-discrimination. Please welcome Sushant Inderjeet Singh. थैंक यू सो मच। सुशांत जी, हम्बल बिगिनिंग्स तो मैंने बोल दिया, क्या आप अपनी ओरिजिन स्टोरी हमें बताना चाहेंगे? क्योंकि लोगों को इंस्टाग्राम पे तो लग के देखेगा कि आप तो लंदन के पढ़े हुए हो। कैसे हुआ ये? ये शुरुआत हुई एक छोटा सा गांव है बुलंदशहर में, माधवगढ़। माधवगढ़ में मेरा जन्म हुआ और उसके बाद मेरे माता पिता वो लोग दिल्ली में शिफ्ट हुए कि अपने बच्चों को एजुकेशन दिला पाएँ, क्योंकि उनके पास उतनी एजुकेशन नहीं थी। तो एक सपने के साथ दिल्ली में आए अर्ली 90s में। फिर उसके बाद मेरे माता पिता ने तमाम वो मेहनत की, वो संघर्ष किए, और जो आज के टाइम में बोला जाता है कि काफ़ी छोटे जॉब, मीनियल जॉब, वो सब करे टू सर्वाइव इन दिल्ली। तो एक जैसे सिक्योरिटी गार्ड फॉर दैट मैटर, एक होटल है वीवी दिल्ली में, वहाँ पर। फिर उसके बाद बस कंडक्टर और पेट्रोल पंप और तमाम वो काम जो एक कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए करता है, तो वो सारे कष्ट मेरे माँ बाप ने करे। और उसके बाद मैं और मेरी सिस्टर, हमको रेस करने में उन्होंने पूरा योगदान दिया। और मेरी सिस्टर डॉक्टर हैं और मैं एडवोकेट हूँ, और एनएलयू दिल्ली, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से मैंने पढ़ाई करी, और उसके बाद मैं लंदन से एलएलएम किया, जहाँ पर मैं छात्र संघ अध्यक्ष भी रहा, और अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ दिल्ली में। जी। सर आप ऐसे हैं, आपने इंडिया में एजुकेशन सिस्टम देख रखा है, आपने वेस्ट में भी आपने जाके इन द यूके यू हैव स्टडीड, एंड व्हाट वी हैव सीइंग इज दैट जो भी हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, वांट टू गो टू द वेस्ट, हु वांट टू गो अब्रॉड ओवरसीज के लिए, इन द स्कॉलरशिप्स दे गेट, there have been multiple issues, and you are someone जो इन issues को मुद्दा बना के you have fought cases. So what is happening? See, we take inspiration from Dr. Ambedkar, that he went abroad, he did a lot of things for the nation, for the constitution, and for the people in general in India. So it's very important to take the exposure. It's very important to take the comparative study between India, Western countries, or smaller countries, larger countries, to understand how do we build a better nation. So he was on that path. Similarly, we are still looking forward West as a developed nation, and we are a developing nation. It's very important for each and every individual to take that exposure. Now we talk about that, what is the population of India. India is a 1.4 billion population right now, and if we divide into the caste, the majority of the caste, of the people of the caste, is the Bahujan backward caste, SC, ST, OBCs, and that is around, I think, 85 to 90%, which is being called. And the latest census will reveal many more things. But it's very important to notice that how much students are able to participate in the Western education. So from the data I have received so far, it's around 6 to 7 lakh students goes through abroad every year. Now my question is that how many students are able to make it to the Western universities among all these castes?
So the government of India provides one national overseas scholarship. The scholarship only provides 125 scholarships to 125 students, and there are few more state funded scholarship. I do not think that the number can go up to 500 or the 1000. And let's say on the higher note, I This take overseas is for SC/ST Uh, particularly, or for all caste? for the SC/STs, Okay. SC/STs. And if we analyze that, or if we compare that the 1000 seats or the 1000 students from the backward communities in comparison to 6 lakh or the 7 lakhs, Hmm. you see the number Less How than 0.1%. less than 0.1%. So that is what is happening, and these students are very talented. Hmm. These are meritorious students. Hmm. But what do they not have right now is the economic support, that they cannot fund themselves. Hmm. So, and I have dealt with the cases where the students coming from a small village in the Chhattisgarh, small village in the Madhya Pradesh, they got admission for one of the top-notch university. Let's say the University of Sussex, which is the world #1 for the development studies. He got offer letter from the university, but his family income was 36,000 per year, family income. So such kind of cases are coming. So they're not being able to take the admissions, or not able to get opportunity to study like Ambedkar or many other people. So he has to deal with that. सर, आप गासा के फाउंडर हो, और जिन लोगों को पता नहीं है गासा कम्युनिटी क्या है, इट्स द ग्लोबल अम्बेडकराइट स्कॉलरशिप एसोसिएशन, व्हिच आई वुड वांट यू टू टेल अबाउट टू पीपल हियर लिसनिंग टू अस. राइट. सो जब गासा स्टार्ट किया था, मैं लंदन में था, और उसका रीज़न ये था कि हमेशा जब भी हम बात करते हैं ना अम्बेडकराइट, दलित, तो आप सबके दिमाग में हमारे प्रेजुडिस हैं कि क्या होता है दलित. दलित का मतलब कि कोई नाली साफ कर रहा है, कोई गटर साफ कर रहा है, कोई जूते का काम कर रहा है, धोबी का काम कर रहा है, प्रेस वाले का लड़का है. लेकिन एक इंटेलेक्चुअल क्लास भी है जो कि स्कॉलर कम्युनिटी है. आपके दिमाग में अगर मैं बोलता हूँ कि कोई वाल्मीकि है, तो आपके दिमाग में वाल्मीकि से झाड़ू पोछे वाले क्यों आते हैं दिमाग में? बैक ऑफ द माइंड आता है ना. ये सबकॉन्शियस माइंड हमारा काम करता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे समाज के जो अम्बेडकराइट लोग हैं, या फिर जो बहुजन कम्युनिटी के लोग हैं, उनका जो टैलेंट है, उनको स्कॉलर की तरह देखने की एक परिभाषा बननी चाहिए. तो इसलिए बनाया गया कि ग्लोबल अम्बेडकराइट स्कॉलर्स एसोसिएशन, कि ओवर द टाइम हमारा एक स्कॉलर्स का एक नेटवर्क हो वर्ल्ड वाइड. एंड मैं यूएस में भी रहा हूँ, मैं लंदन में भी रहा हूँ, मैंने देखा है वहाँ पे तमाम स्कॉलर्स बच्चे हैं, वो सब के सब मोस्टली फर्स्ट जनरेशन हैं, और वो काफ़ी अच्छे तरीके से अपने आर्गुमेंट्स रखते हैं कॉन्फ्रेंसेस में, सब चीज़ों में. तो एक ये डेफिनेशन जो है दलित के नाम पे सिर्फ शोषित पीड़ित, जो पढ़े लिखे बच्चों के ऊपर भी आप थोपते हैं, उसको बदलने की एक ये मुहिम है. और किस तरीके से कि इंटरनेशनल नेटवर्क क्रिएट हो, और कम्युनिटी से लोग जो हैं, जो आने वाली जनरेशन से उनको मेंटरशिप दे पाएँ. उसके साथ हम लोग ईयरली एक नेटवर्क करें कि एक अम्बेडकराइट कम्युनिटी का, जहाँ पर आपको ये समझाना ना पड़े कि कास्ट क्या होता है. क्योंकि आप सबसे पहले हर किसी को जानना है कि ओ मेरे को नहीं पता था कास्ट क्या होता है, मेरे को नहीं पता कि अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है. तो किस लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन होने के बाद भी ये स्कॉलर्स अपने एकेडमिकली काफ़ी ऑनेस्ट हैं, और किस तरीके से ये कंट्रीब्यूट करते हैं डायस्पोरा में. तो इनके लिए एक मुहिम है जो इस एसोसिएशन के द्वारा मैं कोशिश कर रहा हूँ. आपने मेंशन किया अबाउट द कास्ट सेंसस. राइट. जब भी कास्ट सेंसस की बात होती है, बहुत पुशबैक मिलता है, बोलते हैं आप देश को बांट रहे हो, हिंदुओं को बांट रहे हो. Why is the pushback so much from this general category, और जिसको अपर कास्ट सो कॉल्ड बोलते हैं, कंसिडरिंग जितने भी स्टेट वाइड कास्ट सर्वेज हुए हैं, दे हैव बीन बेयरली 14% और 18% मैक्सिमम. राइट. सो सबसे पहले मान्यवर कांशीराम जी ने ये चीज़ बोली थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी. तो और हमारा जो स्टेट है ना इंडिया, वो एक वेलफेयर स्टेट है. तो एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स वो बेसिक तौर पे होना चाहिए. और किस तरीके से हम लोग इस सोसाइटी को देखते हैं, जैसे इंडिया एक बहुत अलग सेटअप है, बाकी आप वेस्टर्न कंट्री से देखेंगे, आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं. एनिलेशन ऑफ कास्ट में ये चीज़ लिखी है. अगर आप एनिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ते हैं तो उसके अंदर आप देखेंगे कि जो दलित कम्युनिटीज़ हैं, उनके पैर में जानबूझ के काला धागा बांधा जाता था कि आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये लोग जो हैं दलित हैं. मतलब कोई निशानी छोड़ी जाती थी, बिकॉज इट्स अ मैन मेड सिस्टम. ब्लैक्स एंड वाइट्स के अंदर यू कुड डिफरेंशिएट ईजिली, लेकिन आप जो है दलितों के साथ, बहुजनों के साथ ये नहीं कर सकते थे. तो आपने क्या करा कि उनको ऑप्रेस करने के लिए आपने अपने तरीके बनाए, और उसके बाद उनकी जो सारी चीज़ें थी आपने वो चीज़ अपने पास ली, which includes the land also, which includes the welfare schemes हो जाती हैं, या फिर किसी भी तरीके के हमारे फंड्स हो जाते हैं. अब बात आती है हिस्सेदारी की, डूइंग अ जस्टिस टू आवर कम्युनिटी. हम लोग 1947 में ले चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी कम्युनिटीज़ जो हैं
जो SC ST OBC में कोई भी है वो काफी पीछे हैं। हम्म। और जब मंडल कमीशन आया तो मंडल कमीशन आने के बाद पहले तो उस कमेटी को, उस रिपोर्ट को 2-3 साल डिले किया गया, 95 से 85 से 88 89। फिर उसके बाद फाइनली जब इम्प्लीमेंट होता है इंदिरा गांधी जजमेंट के अंदर, वो 27% कैप लगा देते हैं, टोटल Okay, 50%। लेकिन उसमें ओबीसी को रिजर्वेशन कितना मिला? 27%। मंडल कमीशन कितना बोलती थी? मंडल कमीशन ने 2 बार वो उसका पूरा सर्वे होने के बाद कि 52% जो लोग हैं वो ओबीसी हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट हैं, और उनको 52% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो आज तक 52% की जगह उन लोगों को 27% मिला। हम्म। और ये जो रिजर्वेशन है, ये कास्ट सेंसस के बेसिस पे इस तरीके से है कि हमारी इंडिया के अंदर अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 100% जो लोग हैं, जितनी भी कास्ट हैं, उसके हिसाब से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। रिजर्वेशन इज वे ऑफ गिविंग अ रिप्रेजेंटेशन in any platform. Earlier, every organization was a government-run organization. Later now we are moving towards the digital and the private. तो हमारा रिजर्वेशन जो है ना, इट्स अ साइन ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन। और हर किसी को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, बहुजनों को मिलना चाहिए, औरतों को मिलना चाहिए, हमारी क्वेयर कम्युनिटी है उनको मिलना चाहिए, और तमाम जितनी भी ऑप्रेस्ड कम्युनिटी हैं। और ये स्टेट की ड्यूटी बन जाती है। पहली ड्यूटी स्टेट की बनती है कि हम लोग ऐसा प्लेटफॉर्म दें कि जहां पर वो लोग अपना रिप्रेजेंटेशन रख पाए, जैसे पार्लियामेंट है फॉर दैट मैटर। फिर उसके बाद दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे आसपास के लोगों की बनती है कि हम एक वो ऐसा स्पेस बनाए कि ये लोग आपस में, एक छोटी सी कम्युनिटी है, दे आर स्ट्रगलिंग इन देमसेल्व्स, सो दे शुड प्रमोट देमसेल्व्स, कि मतलब वो लोग आपस में इंकरेजिंग हो पाए अगर हम उनको एक्सेप्ट करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट है। मतलब किस तरीके से ऑपरेस कमेटी अपनी बात रखें, किस तरीके से वो आगे आए। कास्ट सेंसस इतने सालों से नहीं हुआ है, और कास्ट सेंसस अगर होता है तो अगर SC STs की पॉपुलेशन अगर बढ़ी है तो उनका रिप्रेजेंटेशन एंड रिजर्वेशन भी बढ़ना चाहिए। एग्जैक्टली जी सर, इसी लाइंस पे आपने बात किया अबाउट रिप्रेजेंटेशन। इफ वी सी इन द वेस्ट देयर आर टॉक्स ऑफ DEI, डाइवर्सिटी इक्विटी इंक्लूजन, बट इंडिया में आप जैसे बोला प्राइवेट सेक्टर भी बढ़ रहा है, सो प्राइवेट सेक्टर रिप्रेजेंटेशन बिकम्स like a natural extension, but people don't look at private reservation in India the same way they are so accepting of DEI in the West. राइट। Because West का वो उनको बहुत ही इनोवेटिव लगता है, आधुनिक लगता है, और इंडिया में जब कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर की बात आती है वो बस पॉलिटिकल गिमिक बन के रह जाता है। राइट, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन आपने जो पूछा। जो DEI के ऊपर कुछ जगह मैंने काम भी किया है, और उसका मेन कॉन्सेप्ट मैं अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाऊँ, ये है कि इंटरनेशनल ये कंपनीज के अंदर या फिर ये सब या फिर कंपनीज के अंदर या कंट्रीज के अंदर काफ़ी माइनॉरिटीज़ होती हैं, एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ह्यूमन राइट्स कि हमारी तरफ माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो उसके बेसिस पे वो डाइवर्सिटी DEI पूरा फॉलो करते हैं, इंक्लूजन करते हैं, इक्वालिटी होनी चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, कि एवरीबडी शुड फील दैट दे आर पार्ट ऑफ इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये डाइवर्सिटी मांग कौन रहा है, ये इक्वालिटी कौन मांग रहा है, ये इंक्लूजन कौन मांग रहा है। इसके अंदर से काफ़ी जो लोग होते हैं वो इमिग्रेंट्स होते हैं, वो माइग्रेंट्स होते हैं। तो जो लोग यहाँ से विदेशों में जाके, चाहे इंडिया का हम एक साउथ एशिया का एग्जांपल लें, इंडिया का एग्जांपल लें, ये लोग जब वहाँ जाते हैं तो ये लोग जो है वहाँ पे इंक्लूजन मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि दे आर माइनॉरिटी, दे आर ऑप्रेस्ड, एंड वी आर नॉट डिनाइंग दैट, वी आर एक्सेप्टिंग योर आर्ग्यूमेंट्स। सो लेकिन आपको पहला फिर ये समझना पड़ेगा कि यहाँ से कौन लोग बाहर जा पाए। यहाँ से वही लोग जब बाहर जा पाए, काफी लोग, कितने लोगों के पास पासपोर्ट ही नहीं है, आज की डेट में भी नहीं है। आजादी से पहले भी कौन लोग बाहर जाते गए, वहां जाके वो सेटल हुए, और वहां जाके भी उनके पास सारी वेल्थ आने के बाद भी उन्होंने एक चीज बोली कि हमारे पास डिग्निटी नहीं है, आप हमें इंक्लूड करें। तो वो लोग जो वहां पर, जो यहाँ पर सो कॉल्ड अपर कास्ट थे, सो कॉल्ड यहाँ पर डोमिनेटिंग क्लास थे, जो यहाँ से वहां जाना अफोर्ड कर पाए। आज भी हम वेस्ट को हम देखते हैं कि बहुत लेविश लाइफ है, बड़ी कंफर्टेबल लाइफ है, यूट्यूब पे तमाम सोशल मीडिया से देखते हैं। तो ये लोग यहाँ से वहां गए, जो कि यहाँ पर क्रीम क्लास था, क्रीम क्लास वहां जाता है तो वो देखा कि नहीं, हमारा रिप्रेजेंटेशन कम है, तो हमें अपना रिप्रेजेंटेशन और चाहिए। और अगर उनसे, उन्हीं सेम लोगों से या फिर उनकी फैमिली से, उनके फ्रेंड्स से, ये सेम डायस्पोरा के लोग से आप पूछेंगे कि जो लोग यहाँ पर ऑपरेस्ड हैं, क्या आप उनको ये रिप्रेजेंटेशन देना चाहेंगे, या फिर आप रिजर्वेशन पे क्या सोचते हैं, तब यहाँ पर अब एक नया आर्गुमेंट शुरू हो रहा है कि वी आर लीविंग इंडिया बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन। मतलब इट्स वेरी फनी, राइट। सो इट्स वो यहाँ पे आई वुड से इट्स वेरी इट्स अ हिपोक्रेसी ओनली, कि आप किस तरीके से अपने राइट्स के लिए आप लड़ना चाहते हैं, वहां पे मांग रहे हैं, और यहाँ पर व्हेन इट कम्स टू यू, मतलब आप कुछ देना ही नहीं चाहते हैं। और रिजर्वेशन को किस तरीके से डाइल्यूट किया जा रहा है
वो अपने आप में एक एट्रोसिटी एक्ट को डाइल्यूट करने का, रिजर्वेशन पॉलिसीज को डाइल्यूट करने का, हमारी किस तरह से रिजर्वेशन पॉलिसीज जो हैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के ऊपर हैं। काफी यूनिवर्सिटीज हैं, काफी कॉलेजेस हैं, काफी जॉब्स हैं जिसके अंदर ओबीसी रिजर्वेशन ही नहीं है, और एससी एसटी रिजर्वेशन भी है, तो अभी तक वही चल रहा है जो आज से करीब 75-78 साल पहले जो स्टार्ट हुआ था। ये सब कुछ रिवाइज होने की जरूरत है और पब्लिक सेक्टर को आपको इंक्लूड करने की जरूरत है, क्योंकि जो आप देखते हैं कि आज की डेट में हमारी कंट्री की फंक्शनरी जो है वो प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा बढ़ रही है। तो वो रिप्रेजेंटेशन, पहला आप जो मैंने पहला पॉइंट बोला था कि हम वी आर अ वेलफेयर स्टेट, तो आपका परम धर्म ये बनता है कि हमारा वेलफेयर स्टेट बनना चाहिए, सबकी भागीदारी होनी चाहिए, सबको इंक्लूड करना चाहिए। तो पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस होते थे, गवर्नमेंट जो कंपनीज होती थी, तो उसके अंदर आप इंक्लूड करते थे। अब वो प्राइवेट हो रहा, तो आप प्राइवेट में करिए। वी वांट यू टू रन द गवर्नमेंट यू वांट टू डू, but you cannot take away the right of the underprivileged community on the sake of saying that the reservation will not be implemented in the private industries. So, Shant sir, we have seen that caste is a global issue now, and you went abroad to study. And Ambedkarite voices also, we are seeing a lot of people in the West identify as Ambedkarite. So what is new in the movement there, and how are they changing up things there? See, सबसे पहले as ma'am said that the caste is a global issue, और कास्ट ग्लोबल इशू बनाया किसने, वो बना कैसे, जैसे कि मैंने बताया कि कैसे कौन लोग यहाँ से इमिग्रेंट जाते थे। तो अब वहाँ पर एक इंडियन साउथ एशियन डायस्पोरा है। विद इन वो डायस्पोरा जिस तरीके से इंडिया के गांव देहात के अंदर और शहरों के अंदर एक जाति के आधार पर जो एक हायरार्की बनी है, वो सिमिलर आई एम नॉट सेइंग द सेम, इट्स अ सिमिलर हायरार्की वो वहाँ पर बन चुकी है। जो फाइट फॉर डिग्निटी है वो वहाँ पर अभी भी मौजूद है। वहाँ पर लोगों के पास मर्सिडीज BMW आ सकती है, लेकिन जो समानता का अधिकार है, तो क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर बोलते हैं कि नहीं, इट्स नॉट अ कास्ट इशू, इट्स अ क्लास इशू। वहाँ पर लोग सेम क्लास के अंदर के आने के बाद भी वो सेग्रीगेशन आप देख सकते हैं। इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं होती हैं वहाँ पे, इंटरकास्ट डेटिंग होने में बहुत इश्यूज हैं लोगों को। तो सबसे पहला चीज़ आता है कि अब देश विदेश लोग जाते हैं, दलित समाज के लोग जाते हैं कि हमें एक ऐसा जगह मिले कि यहाँ पर हमें जाति को हमें फेस ना करना पड़े। लेकिन वहाँ के कॉर्पोरेट्स में वो देखते हैं। जब मैं स्टूडेंट यूनियन में आई वाज अ स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन SOAS, वहाँ पर ये चीज़ मैंने भी नोटिस करी जब लोग मेरे पास आके बोलते थे कि ये कास्ट की वजह से मेरे को सेग्रीगेट किया गया। वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ है वो इतनी डेडिकेटेड है, अम्बेडकराइट कम्युनिटी, जो चाहे वो विदेश में लोग रह रहे हैं, चाहे वो चाहे वो लंदन में है या फिर USA में है, वो अम्बेडकर साहब के लिए इतनी ज़्यादा लॉयल्टी है कि वो पॉलिसीज़ लेवल पे काम कर रहे हैं। और तमाम ग्रुप्स हैं, जैसे स्टूडेंट यूनियन का जो SOAS की पॉलिसीज़ है उसके अंदर मैं ऐड कर पाया, और एक अम्बेडकर स्टूडियो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम लोग एक डेडिकेट कर पाए एज अ स्टूडेंट यूनियन। लेकिन तमाम पॉलिसीज़ आप जो आप छोटी-छोटी काउंटीज़ होती हैं वहाँ पर, काउंसिल्स होते हैं, वहाँ पर एक कास्ट एक जो है एज अ डिस्क्रिमिनेटरी ग्राउंड एक ऐड हो रहा है कि आप जाति के आधार पे आप उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। सिमिलर चीज़ जो है US के अंदर हमने सियाटल के अंदर देखी। शमा सामंत ने सबसे पहले उस चीज़ को ऐड किया, फिर उसके बाद कैलिफोर्निया के अंदर वो गया, गवर्नर की वीटो पावर यूज़ हुई और उसको हम लोग फाइनल स्टेज तक नहीं ले पाए। लेकिन जब मैं US के अंदर ईस्ट से वेस्ट मैंने 15 लगभग स्टेट कवर किए, तो मैंने हर स्टेट के अंदर मैंने ये देखा कि अम्बेडकराइट कम्युनिटी बहुत मोटिवेटेड है कि हम जहाँ भी रहें वहाँ पर हमारा असमानता का जो शोषण है उसको हम रोका जाए। तो चाहे वो लंदन हो, चाहे वो US हो, और चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के अंदर SOAS की कम्युनिटी हो, या किसी भी कम्युनिटी हो फॉर दैट मैटर, कि एंटी कास्ट लॉज हमें बहुत ज़रूरी हैं। इक्वलिटी लॉ के अंदर UK के अंदर उस चीज़ को ऐड किया गया, बट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो एक बहुत अच्छा एक रेप्लिका देखने का मिलता है कि जिस तरीके से घटाइजेशन या फिर डिस्क्रिमिनेशन भारत के देशों गाँवों में, शहरों में और विदेशों में हम लोग डिफरेंट स्टेजेस पे, पर वो सिमिलर लाइंस पे हमें वो डिस्क्रिमिनेशन दिखता है। जी। So guys, as you can see, even जहाँ इंडियन डायस्पोरा है वेस्ट में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, we still see the same caste differences, and we still see Dalit voices rising from those countries speaking about caste. Yes. So, apart from representation in government and private sector, if you look at popular culture as a whole, जो movies के actors actresses होते हैं, जो young people look up करते हैं, even if you look at जो sports people होते हैं, cricketers, even musicians और जो singers,
ये सारे जहाँ पे यंग पीपल एस्पायर करते हैं, लुक अप टू करते हैं, ये सारे स्पेसेस में वी फाइंड अ डर्थ ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम SC ST एंड इवन OBC ऑल्सो बहुत कम तक। राइट। तो सर ये एक्सटेंशन ऑफ द सेम रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन अगर हमें ऐसे लार्जर इसमें देखना है, पॉप कल्चरल स्फीयर में देखना है, व्हाट इज द राइट वे टू थिंक अबाउट दैट दैट आवर पीपल मूवीज में भी होंगे, सिंग भी करेंगे और एक डिजायरेबल पोजीशन होंगे जिसमें यूथ कैन लुक अप टू देम। राइट। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ पहले हाँ। कि आपने बोला ना कि पहली बात हैं कम लोग, और अगर हैं भी तो आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, काफी कम। उसका रीजन क्या है? वी कैन नॉट ब्लेम देम कि आप लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, दैट यू आर नॉट कमिंग आउट। एक एक ट्यूशन टीचर मैम को मैं जानता हूँ, तो उनका ट्यूशन हमेशा, मतलब ट्यूशन उनका ऐसा था कि सब कुछ चलता रहता था हमेशा, मतलब ओवर क्राउडेड, पूरी उनकी क्लासेस चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है। तो स्लोली स्लोली उन्होंने, दिस इज अ लिव्ड एग्जांपल आई हैव सीन, सो स्लोली स्लोली उन्होंने अपना कास्ट रिवील करना स्टार्ट किया, अम्बेडकर की फोटो लगानी शुरू करी। तो जो उनके बच्चों के पेरेंट्स जब उनको लेने आते थे, तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो अम्बेडकर की फोटो लगा रखी है, अरे ये तो ऐसी हैं, ये तो ऐसी है। विद इन द पीरियड ऑफ 6 months, जहाँ उनके ट्यूशन में एटलीस्ट, मतलब मैं बोलता हूँ कि बाहर तक खड़े होने की जगह नहीं होती थी, खड़े होने की जगह नहीं होती थी, वो धीरे-धीरे आज की डेट में उनका ट्यूशन ट्यूशन बंद हो गया। तो किस तरीके से उनका लाइवलीहुड जो है वो स्टेक पे आ गया, जस्ट बिकॉज़ रिवीलिंग द आइडेंटिटी, पहला चीज़। सिमिलरली आज की डेट में आप देखते हैं कि जो सिनेमा इंडस्ट्री है बॉलीवुड, ये क्वेश्चन मैंने इरफान खान से पूछा था, सॉरी फरहान अख्तर से पूछा था, आई एम वेरी सॉरी, फरहान अख्तर से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर द सेम क्वेश्चन। मैं कहा यू टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स सर हियर एंड एवरीथिंग, बट हाउ डू यू एड्रेस द कास्टिज्म इन द सिनेमा, और किस तरीके से कास्ट के ऊपर जो काम भी होता है, तो आप एक पर्टिकुलर स्टीरियोटिपिकल, नॉट नॉट हिम बट बॉलीवुड इन जनरल बड़ा स्टीरियोटिपिकल तरीके से दिखाते हैं। दलितों को एक आइडेंटिटी ऑप्रेस्ड ही दिखाया गया है, दलितों के रोल भी जो हैं सब नॉन दलित ही कर रहे हैं। मतलब आपको काला दिखाना है तो आपको गोरे को काला ही बनाना पड़ेगा, दलित को दलित दिखाना पड़ेगा। तो उस पर आंसर कुछ इस तरीके का, वेरी डिसअपॉइंटिंग आंसर वो आया, इस तरीके से आया कि नहीं है ना, स्पॉट बॉय तो हैं हमारे यहाँ, मतलब दिस इज ऑन रिकॉर्ड, मतलब ये मेरे इंस्टाग्राम के रील्स के अंदर है। सो वही वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में एक वाइट एक्टर यही आंसर ब्लैक कम्युनिटी के बारे में देता तो अभी तक कैंसिल हो गया होता। एग्जैक्टली तो बड़ा बड़ा डिफिकल्ट है, मतलब दो चीज़ें, पहली बात कि उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करना कि आप बॉलीवुड में अपने आप को देख भी सकते हैं, आपके सरनेम क्या है, आपका रिलीजन क्या है, किस तरीके की डोमिनेंस वहाँ पर है, तो बहुत डिफिकल्ट है। और अगर किसी तरह से आप कर भी पाते हैं तो देन यू हैव टू हाइड योर आइडेंटिटी फॉर योर ओन सर्वाइवल। और फिर उसके बाद भी आपकी लिमिटेशन, जैसे कुछ एक्टर्स को हम जानते हैं कि ये उस कम्युनिटी का है, इस कम्युनिटी का, लेकिन वो नहीं बोल सकते। आई फील वेरी sorry for them, because the moment they will come out, social media, internet will blast on them. मतलब they all just need to do one thing, is the bashing them and boycott them. Recent example guys, if you have been following, जो जानवी कपूर थी उनके बॉयफ्रेंड, Right. he was शिखर पहाड़िया, he was from the दलित community and Right. उन्होंने साथ में एक फोटो डाला बस तो people were commenting ये देख लिया अभी फोन साफ करना पड़ेगा, हाथ धोने पड़ेंगे। That Right. is how bad the casteism is on social media. and he is the son of a minister, Yeah, the next to he's chief minister. rich, he's good looking, he has all the qualities and still हाँ, ऐसे होता है। right. तो Very. और एक चीज हमने नोटिस किया है इन द वेस्ट, सोशल मीडिया पे एनीवेयर कोई रेसिस्ट कमेंट लिखता है, कोई एन वर्ड यूज करता है तो सोशल मीडिया टेक्स एक्शन, उनका अकाउंट जिन्होंने ऐसा किया है वो कमेंट डिलीट हो जाता है, अकाउंट पे सस्पेंशन होता है। लेकिन वही चीज इवन द सोशल मीडियाज आर ऑपरेटिंग इन इंडिया, मेटा, गूगल एंड ऑल, यहाँ पे खुले में लोग कास्टिस्ट स्लर्स यूज करते हैं, खुले में बोलते हैं, बट the same algorithms they say yaar this does not go against community standards. Right. Is it that they don't know, they're ignorant, और वो जानबूझ के इस पे एक्शन लेते नहीं? They don't care. उनके 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 हिसाब से सीधा सीधा ये है कि who is giving us the business. अगर उनको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो प्रिविलेज कम्युनिटीज हैं यहाँ पर, वो नॉन दलित कम्युनिटीज हैं, जो कि वायलेंट कम्युनिटीज हैं वो नॉन दलित कम्युनिटीज हैं। तो आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं कि एक कम्युनिटी के मतलब को सिक्योर करने के लिए या उनको कंफर्टेबल फील कराने के लिए, वो आपको करना ही पड़ेगा। ये सारा पेन जो आई डोंट थिंक ये वेस्टर्न कंट्रीज की जो कंपनीज हैं वो लेना चाहती हैं। दे आर हियर टू डू बिजनेस, और किस तरीके से लोगों को यूज करें। और आप देखेंगे कि किस टाइप के ऐप जो हैं वो बैन होते हैं। मतलब सोशल मीडिया, आई एम वेरी थैंकफुल कि इंटरनेट है और सोशल मीडिया है, उससे काफ़ी लोग जो स्किल बेस्ड जो अपना टैलेंट दिखा भी पा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जैसे टिकटॉक था,
टिकटॉक पे जो क्राउड था वो ज्यादातर रूरल एरिया का क्राउड था। टिकटॉक को बैन करना आसान था क्योंकि वहां पर जो है मतलब सेलिब्रिटीज उतने एक्टिव नहीं थे जितने कि जो यहाँ वहाँ- पर एक्टिव हाँ। हैं। तो इसलिए ये बड़ी कंपनीज जो हैं दे आर वेरी वेरी माइंडफुल, द गवर्नमेंट इज वेरी माइंडफुल कि हमें किसको सर्व जब करना है। टिकटॉक का बैन हुआ था, जितने फेमस इन्फ्लुएंसर्स थे, द वर्ड दे यूज्ड टू डिस्क्राइब टिकटॉक वाज अगेन अ कास्ट स्लर व्हिच वाज छपरी। छपरी। ये हाँ, कंटेंट छपरी Right. ऐसे बोलते, बट दे डोंट रियलाइज कि वो वर्ड जो आप यूज कर रहे हैं वो खुद एक कास्टिस्ट अंडरटोन से आ रहा है। True. दैट इज सर एट द सेम टाइम आई वुड वांट टू आस्क, अगर कोई भी कंपनी बाहर की है जो इंडिया में ऑपरेट कर रही है, इजंट इट सपोज्ड टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ इंडिया? They should. Law of the land. Everybody has to follow when the law of people, the land. because when I remember personally when Lakshan had gone to file a complaint, they said नहीं वो बाहर की कंपनी है तो वो बाहर का लॉ यूज करेंगे, नहीं पुलिस वाले हमें कह रहे हैं एंड कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। तो अगर कोई इस टाइप की सिचुएशन में फंसता है उसे करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो लॉ ऑफ द लैंड विल प्रिवेल अबव एनीथिंग एल्स। दूसरा कि जस्ट बिकॉज आप लोगों को भी मतलब आई वुड एडवाइज कि जस्ट बिकॉज वो बाहर की कंपनी है या फिर वो एप्पल है या फिर गूगल है, मेटा है, दैट दे आर गोइंग टू बी वेरी जेनरस और दे आर गोइंग टू बी वेरी इम्पार्शियल, डोंट थिंक अबाउट इट। गूगल ने एक लेक्चर कैंसिल कर दिया था जिसके अंदर आई थिंक द डिस्कशन वाज about to given by one of the anti-caste activist, or we have heard many stories that how casteism exists in the US. I've taken a lot of interviews also. I interacted with the people in the US. I've interacted people in the UK that how casteism exists in the corporates, how Indian communities are sitting on the top ranks of these any of these corporate. How do they choose? क्योंकि बाहर इंडिया के बाहर रेफरल सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता है और ये हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी था कि आपको किसको एडवांटेज ज़्यादा मिल रहा है, किसके सरनेम से मिल रहा है, किसके सीवीज़ को आगे भेजा जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें भी मतलब काफ़ी देखने को मिलती हैं। पॉइंट ये आता है कि आप इसको एड्रेस कैसे करें। तो पहला पॉइंट ये है कि द पुलिस और एनीबडी फॉर दैट मैटर और या फिर कोर्ट्स के अंदर कि भाई लॉ ऑफ द लैंड आपको फॉलो करना पड़ेगा। इफ दे आर नॉट फॉलोइंग इट, इफ दे आर नॉट following the Indian constitution or the laws given, whether it's a criminal or the civil law, then they have to be behind the bars wherever it's needed. सर हमारा इंडिया में जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो लेफ्ट स्पेसेस होते हैं, प्रोग्रेसिव स्पेसेस होते हैं, जो हमारे जेएनयू मिरांडा हाउस वाले जो इंटरसेक्शनल स्पेसेस होते हैं, यहाँ पे भी हम देखते हैं इट इज़ ऑल समहाउ अपर कास्ट डोमिनेट, Right. सवर्ना डोमिनेट। वो कहते हैं दे केयर अबाउट कास्ट बट वी डोंट सी एंटी कास्ट वॉइसेस कमिंग फ्रॉम दो स्पेसेस। पहला चीज हाँ। कि होना चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर एक्टिविज्म बहुत जरूरी है, हर यूनिवर्सिटीज के अंदर होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज के अथॉरिटीज के अगेंस्ट एक जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन होता है उस तरीके से एक्टिविज्म ग्रुप की जरूरत है, पहली चीज। लेकिन दूसरी चीज ये आती है कि एट द सेम टाइम कि यू आर सेइंग दैट यू आर अप्रेस्ड कम्युनिटी, यू आर बीइंग एक्टिविस्ट हियर। आप अपने आप को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि हु आर वी, हाउ आर वी क्रिएटिंग दिस डायस्पोरा। तो एक सबसे पहले जो मैंने चीज नोटिस की ना बहुत बड़ा कि एक इंटेलेक्चुअल एरोगेंस है लेफ्ट में कि मैंने इस ऑथर को पढ़ा है, मैंने उस ऑथर को पढ़ा है, वो लेनिन को कोट करेंगे, फिर उसके बाद तमाम वो लोगों को कोट करेंगे। ठीक है, गुड। लेकिन आप क्या उनसे एक्सपेक्ट करते हैं जो लोग मतलब गांव देहात से आते हैं, वो लोग यहाँ पर पढ़ने आए हैं और वो एंटी कास्ट बातें करना चाह रहे हैं, आप उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी उस माहौल में मतलब जिस माहौल से वो पढ़ के आए उनके पास भी ये नॉलेज होनी चाहिए। तो पहली चीज। दूसरी चीज, लोग बोलते हैं कि एंटी कास्ट एक्टिविज्म होना चाहिए, एंटी कास्ट एक्टिविस्ट जो है उनको आना चाहिए, दलित कम्युनिटी से आना चाहिए। तो आएंगे कैसे? आपको प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, आपको उनको ट्रेन करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मैंने सीताराम येचुरी जी से मैंने पूछा था लंदन के अंदर एक कॉन्क्लेव के अंदर कि मैंने कहा कि लेफ्ट इज ऑलवेज दैट वी आर फॉर द अपोजिशन, वी आर रिप्रेजेंटिंग ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज, दिस एंड दैट। मैंने कहा सर, दिस समथिंग आई आस्क्ड हिम डायरेक्टली, मैंने कहा सर बट आई हैव फेल्ड टू find any leaders in your political bureau you say or any of your top leadership। फिर उसके कुछ दिन बाद जो है आई थिंक डी राजा जी को उसके अंदर शामिल किया गया, बट वो अब किया गया। आई एम नॉट क्लेमिंग दैट वो मेरी वजह से किया गया, किसी वजह से किया गया, गुड, वी आर हैप्पी फॉर इट। बट आज से पहले क्यों नहीं किया गया? और उसके बाद कितना लोगों को किया गया? कितने लोगों को आपने जो है स्टूडेंट यूनियन के अंदर आप उनको आप ट्रेनिंग देते हैं? अगर आप ऑप्रेस्ड आप अगर अपोजिशन का पार्ट कर रहे हैं या फिर कम्युनिज्म की बात कर रहे हैं तो आप सबको साथ लेना चाहते हैं ना। तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि मतलब अगर आप
एक दलित के लेंस से देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये भी ऑपरेसर है, ये भी ऑपरेसर है, ये डिफरेंट तरीके का ऑपरेसर है और ये दूसरे तरीके का ऑपरेसर है। अब एक छोटा सा मैं आपको चीज बताता हूँ इस पे, इस लाइन को ले जाते हुए। मेरा गांव जो है माधोगढ़ बुलंदशहर सुप्रीम कोर्ट से 1 घंटा दूर है। हम्म, आज की डेट में क्योंकि रोड्स अच्छे हैं, एक घंटा दूर है। तो हमारे गांव के अंदर 2000 मेरे ख्याल से 22 में सड़क के साथ में जो नाली होती है ना, तो वो नाली पूरे गांव में थी। हम्म, दलित बस्तियां हमेशा गांव के बाहर होती हैं, वेस्टर्न साइड्स में होती हैं। हम्म। वेस्टर्न साइड्स में इसलिए होती हैं कि जो पूर्व से पश्चिम की तरफ हवा बहती है, तो हिस्टोरिकली ये है कि दलितों की बस्तियों की हवा भी हमारे गांव के अंदर नहीं आनी चाहिए। ये किसी भी रीजन में, आप किसी भी गांव के अंदर, इंडिया के अंदर आप देख सकते हैं। और अगर वहां पर कोई भी पॉलिसीज आती थी, चाहे वो सड़क की होती थी या फिर वो नाली की होती थी या फिर कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी होती, अगर कोई आईएएस ऑफिसर काम करना भी चाहिए तो नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि वो ऑफिशियली वो गांव के बाहर हैं। तो हमारे गांव में नाली जो है वो 2022 में आई। वो भी तब आ पाई, मेरे फादर ने काफ़ी अपने रिसोर्सेज को यूज़ करा, फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट करा, तब जाके वो 2022 में आई है नाली। उसका मतलब ये है कि अगर घर के अंदर चाहे वो टॉयलेट है या फिर गंदा पानी है, रसोई का पानी है, वो दलितों के घर के बिल्कुल बाहर जाता था। सामने जो खेत हैं, वो लोग उसके अंदर अगर गलती से पानी चला गया, तो वो लोग दलितों की बस्तियों के लोगों को मारते थे कि तेरा गंदा पानी हमारे यहाँ नहीं आना चाहिए। तो हमारे घर का गंदा पानी फॉर एग्जाम्पल हमारे घर के सामने रहेगा और उस गंदगी में रहने के लिए आपको मजबूर किया जाएगा। फिर 2000 आई थिंक 24 के अंदर विमेन के जो है टॉयलेट्स की एक स्कीम आई यूपी के अंदर, तो हमारे गांव में भी वो बने। मैं आपको तमाम एग्जांपल दे सकता हूं, लेकिन मैं अपने गांव को इसलिए बोल रहा हूं कि इसको कोई काउंटर नहीं कर सकता। ठीक है? तो 2024 के अंदर, 2023-24 के अंदर वो इज्जत घर या लेडीज टॉयलेट बने। उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी क्योंकि हाथरस जैसी घटनाएं हुई, दलित महिलाओं का बलात्कार होना, उनका मर्डर होना, गैंग रेप होना, जो भी सामूहिक उनके उत्पीड़ना जो होती हैं, वो होना बहुत आम था। पहली बार ऐसा हुआ, लोगों ने बोला कि देश जाग गया, लोगों को पता लग गया, ये हो गया। अरे पता आपको लग गया, हमें तो पता ही था। दलित बस्तियों में जाके पूछो ना, जिनकी बहन बेटियों के साथ हो रहा है, उनको पता था और किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज होती थी चीजें। अभी तक ये बोला जाता था गांव, तमाम पिछड़े गांवों के अंदर, कि हमारे यहाँ पुलिस नहीं आती, हमारे यहाँ राजीनामा बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ भाईचारा बहुत अच्छा है। वो भाईचारा ये होता था कि अगर आप कोई एट्रोसिटी भी करते हैं या फिर आप कोई इस तरीके का बलात्कार करते हैं, होता है, तो उसका कॉम्प्रोमाइज होने की संभावना बहुत ज्यादा होती थी, अदरवाइज आपको गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। वही हाथरस के अंदर हो रहा था। पहली बार देश को पता लगा कि बहुत ज्यादा कुछ, हमें फील नहीं हुआ क्योंकि वो एक बार ये सब चीजें आप जब बचपन से सुनते हैं, देखते हैं आसपास, तो आप नम हो जाते हैं कि इस तरह के वायलेंस से, इस तरह के ऑपरेशन से, इस तरह के क्राइम से। तो वो महिलाओं के साथ ज्यादा वो वल्नरेबल इसलिए हो जाती थी क्योंकि उनको टॉयलेट करने के लिए, अपनी बेसिक यूटिलिटीज के लिए उनको खेतों में जाना पड़ता था। वो खेतों में जाने के बाद ये सारी, मतलब ये सारे क्राइम की संभावना बढ़ जाती है वहां पे। तो ये सब चीजें अभी रिसेंटली आई। Your vote matters. A strong democracy begins with responsible voting. आपका वोट इम्पॉर्टेंट है। एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है रिस्पॉन्सिबल वोटिंग से। अब मैं ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा था, अब आप उनको जाके बोलेंगे कि भैया आप लेफ्ट हो या आप राइट हो या आप कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप किसको वोट करो, किसको नहीं करोगे। जो गांव का आदमी अपने 2 रोटी के लिए भी, सम्मान के लिए 2 रोटी के लिए लड़ रहा है, जो उसको अभी तक अपना ये नहीं पता कि मेरे बर्तन धुले उसका गंदा पानी मेरे घर के बाहर से नाली में कैसे जाएगा, वो 2022 में आ रहा है, 2024 में आ रहा है। आप उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लेफ्ट ने क्या बोला, लेनिन ने क्या बोला, क्या कम्युनिज्म इंडिया के लिए बेटर होगा, उसको अपना जीवन तो दिखे पहले। तो ये इक्वली, मतलब मैं कहता हूँ कि इक्वली ऑफेंडर हैं, इक्वली ऑपरेसर हैं व्हेन इट कम्स टू दलित कम्युनिटी। कहने का मतलब ये है कि दलितों का शोषण सबने अपने हक से किया, बराबर से किया। कि चोर चोर मौसेरे भाई जैसे होते हैं ना, ये सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। तो इसी का रिफ्लेक्शन ये गांव का था। वही सेम रिफ्लेक्शन आपको छोटे कस्बों में दिखेगा कि दलितों की बस्तियां अलग होती हैं, बाकी लोगों के मोहल्ले अलग होते हैं। दलितों को, जैसे बाबा साहब को घर किराए पे नहीं दिया गया, सिमिलर तरीके से ये दलितों को घर नहीं दिया। यही चीज शहरों में है कि दिल्ली, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे कोई भी महानगर हो, वहां पर जैसे अभी की बात है, दिल्ली का बिल्कुल प्राइम लोकेशन है सीपी, नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी आता है। ठीक है? वहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको सारा संरक्षण रखती है।
संसद से 1 किलोमीटर दूर 16 धोबी घाट हैं। जितनी एक मंत्री की कोठी होती है सांसद की, उतने ही एरिया में अगर वो सर्कल है तो चारों तरफ जो है मंत्री साहब की कोठी होंगी, पीछे एक छोटा सा गोल चक्कर में एक धोबी घाट है, ये अभी भी प्रेजेंट है। उस एक धोबी घाट के अंदर कम से कम भी 80-90 परिवार रहते हैं। उस एक कोठी जितने स्पेस के अंदर 80-90 परिवार रहना, और धोबी का जो काम होता है ना बहुत डिफिकल्ट होता है, आपको पूरा परिवार लगता है। आपको चद्दर जो होती हैं वो आपको पूरा हस्बैंड वाइफ जो है दोनों मिलके उसका तय बनाते हैं। मैंने वो चीजें देखी हैं, मतलब मैं इसलिए आपको बता पा रहा हूँ। मैं उनके साथ मैंने उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करी है। तो ये दिल्ली के अंदर है। तो मैं भी आपको गांव का बता रहा था, मैं कस्बों पे आ गया, मैं आपको दिल्ली का बिल्कुल वो बता रहा हूँ। सिमिलर तरीके से आप जो है यूनिवर्सिटीज के अंदर ये चीज देखेंगे, आप देख के बता देंगे कि अच्छा ये इंटेलेक्चुअल क्लास जो बोल रहे हैं ये कौन सी कास्ट से आ रहे हैं, इनके साथ में कौन लोग हैं, ठीक है। कभी उनको अनकल्चर्ड बोल दिया जाएगा, कभी बोल दिया जाएगा इसको तो इंग्लिश नहीं आती, इसको हिंदी आती है, अरे तेरा वो वाला क्लास नहीं है। और उस टाइम पे फिर उसके कुछ साल बाद बोल दिया जाएगा कि वी आर लर्निंग एंड वी आर अनलर्निंग। ये रोमांटिसाइजिंग ऑफ दलित्स का जो हो रहा है ना अननेसेसरी, कि इन्होंने आई एम हियर टू अनलर्न, आई एम हियर टू लर्न, ये इस तरह की चीजें कर करके अपने ऑपरेशन को जस्टिफाई करने का जो जो एक तौर तरीका होता है, तो आई थिंक उस पे सेल्फ रिफ्लेक्शन की बहुत जरूरत है। तो ये जो जितनी भी लेफ्ट पॉलिटिक्स है, उनको उनसे उम्मीद भी है, और उनको और राइट से भी उतनी ही उम्मीद है मेरे को, कि आप लोग अगर किसी का नेतृत्व करना चाहते हैं छात्र संघ का या आने वाले टाइम में देश का, स्टेट का, तो आप सभी को इंक्लूड करें, दलित लीडरशिप को आप ग्रो करें। अगर वो कोई लोग टैलेंटेड अगर आपको लगता है नहीं है, तो आप उनको ऐसा स्पेस दें कि वो टैलेंटेड बने। सर, अभी हम हाथरस के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, ऑनलाइन बहुत एक सेंटिमेंट था कि नहीं, हमें नहीं बताना चाहिए कि दलित के साथ शोषण हुआ है। कितना इम्पोर्टेंट है कि हम जाति रखें उधर, कि पता चले कि Because ऑपरेसर्स, हाँ। because हमने जभी भी whenever such incidents happen, we highlight that even within women, the most vulnerable women जो होते हैं in society, they are from the marginalized caste. जी The biggest critique we get is that नहीं, women तो women होती है, women के साथ शोषण होता है, कास्ट क्यों ला रहे हो इसमें? राइट। देखो, कास्ट जो है कभी दलित थोड़ी लेकर आता है। पैदा कोई होता है तो उसको थोड़ी पता होता है। वो थोड़ा बच्चा होता है, घुटने पे खेलता है, फिर स्कूल जाता है, फिर उसके बच्चे बोलना शुरू करते हैं, मैं तो जाट हूँ, राजपूत हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और तू ये है। तो ये वुमेन थोड़ी लेकर आई, या कोई बच्चा थोड़ी लेकर आया। फिर कॉलेज में जाते हैं, अभी तक तो ये चल रहा था कि बच्चे किसी तरीके से थोड़ा सा कास्ट को छुपाने की कोशिश भी करते थे, क्योंकि उस टाइम पे इतना आपका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी नहीं होती है कि किस तरीके से आपको स्ट्रेस को हैंडल करेंगे, इस ट्रॉमा को हैंडल करेंगे। लेकिन जब एडमिशन ले लेते हैं तो एक दुश्मनी सी क्रिएट हो जाती है, मतलब वो इस तरीके से कि भाई ये तो रिजर्वेशन वाले हैं। तो अब उसके अंदर फिर कौन लेकर आया The दूसरी बार same thing happened with me in IIM. जब लोगों को पता चला कि that I am from a category, उनको कैसे पता चला? फॉर्म फिल कर रहे थे तो मैंने कैटेगरी डाला, राइट। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, जो मेरे ही दोस्त, आई यूज्ड टू सिट इन द सेम डिस्कशंस, वो लोग मेरा बात सुनते थे, वेरी रिसेप्टिव, आर्गुमेंट होता था। नाउ दे डोंट लिसन, ते कोई मतलब सुन के अनसुना कर देते हैं। आई फेल्ट इनविजिबल इन माई एंटायर लाइफ, एंड आई स्टार्टेड ब्लेमिंग माई ओन कास्ट, यार शायद मेरे में कोई कैरेक्टर फ्लॉ होगा, एंड दैट इज हाउ, इससे पहले आई यूज्ड टू बी कास्ट ब्लाइंड, ऑनेस्टली स्पीकिंग। फिर व्हेन दैट इंसिडेंट हैपेंड, आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई सेल्फ, आई स्टार्टेड फीलिंग इनसिक्योर, दैट गॉट मी टू रीड अबाउट डॉक्टर अम्बेडकर एलिगेशन ऑफ कास्ट, एंड देन द होल दिस थिंग स्टार्टेड कि इसके बारे में तो बात होनी चाहिए। तो दिस इज वेरी रियल, नॉट जस्ट छोटे स्कूल, इवन आई एम टेलिंग यू, आई एम इंदौर टॉप 5 में आता है इंडिया का, इवन देयर दिस इज देयर, सेम स्टोरीज, अहमदाबाद, आईआईटी बॉम्बे, इट इज एवरीवेयर। वेरी ट्रू, मतलब हर टॉप इंस्टीट्यूट्स के अंदर है, मतलब आईआईटी दिल्ली के अंदर है, आईआईटी के एनएलयूज के अंदर है फॉर दैट मैटर। मतलब ऐसा था कि वो स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि हॉस्टल की एलोकेशन होगी आपके मेरिट रैंक से, और वो मेरिट रैंक से अंदर होता था कि एक घेटाइजेशन हो जाता है, जैसे गांव देहात के अंदर वो दलितों की बस्ती, तो दलितों के कॉरिडोर, दलितों का फ्लोर, और फिर उसके बाद आपके दलितों के रूम, फिर आपका ना जो ग्रोथ होती है ना, वो किस तरीके से आप एक फ्रेंडशिप से सीखते हैं। आप कॉलेजेस में क्या सीख रहे हैं? पढ़ाई मैं हर किसी को ये बोलता हूँ कि पढ़ाई लिखाई इज वन पार्ट ऑफ इट। आपका सेकंड पार्ट होता है आपका पर्सनैलिटी ग्रोथ, थर्ड होता है आपका एक्सपोजर, वो आपको बहुत लिमिट हो जाता है। अगर मैं आपको बात करूं कि कुछ एसटी के बच्चे थे मेरे बैच में ही, तो एक के 92% थे, एक के शायद 96, एंड अनदर वाज आल्सो फ्रॉम 90s, सम 90s, वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। वो एसटी रिजर्वेशन के बाद वो पढ़ने के लिए आते हैं, और तीनों के तीनों फेल होते हैं, और मजबूरन उनको छोड़ना पड़ के जाना पड़ता है। वो नॉर्थ ईस्ट से भी थे और वो एसटी भी थे।
तो मतलब इस तरह के इंसिडेंट्स, और ये वहां हो रहा है जो इंडिया की टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, रोहित वेमुला फॉर दैट मैटर, वी लॉस्ट हिम, इट्स आवर लॉस एज अ कम्युनिटी। वी सी कि भाई हमारा टैलेंटेड एक लड़का जो इतना बड़ा स्कॉलर था, बुद्धिजीवी था, उसको हमने खो दिया, और हम लोग उस टाइम पे कुछ नहीं कर पाए कि मतलब ही गेव अप ऑन एवरीथिंग, हम लोग उसको बचा नहीं पाए। तो वी ऑल्सो ब्लेम आवरसेल्व्स। तो चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो स्कॉलर्स हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो किसी प्रोफेशन में हो, ये कास्ट को वो लेकर नहीं आते हैं, उनको बोला जाता है कि तुम इस कास्ट के हो। और जो क्वेश्चन जो मैडम ने पूछा कि दलित महिलाओं का और महिलाओं का, आप मुझे एक इंसिडेंट बता दीजिए जो फूलन देवी के साथ हुआ या किसी और महिला के साथ हुआ। वो फूलन देवी के साथ इसलिए ज्यादा जरूरी हुआ कि वो कास्ट जो 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 कास्ट ऑपरेशन की जो हीन भावना उनके अंदर थी, वो सबक सिखाने वाली, वो दलित महिला थी। तो जब दलितों के ऊपर दलित होने की वजह से उनके ऊपर ज्यादा ऑपरेशन हो रहा है जेंडर की बेसिस पर हो रहा है, लेकिन दलित महिलाओं के ऊपर अगर ज्यादा हो रहा है, तो वो अगर वो अपना दुख दर्द अगर गाना भी चाह रही हैं या फिर बोलना चाह रही हैं, तो आप उनको उस चीज से भी आप रोकना चाहते हैं कि नहीं, मतलब उसको न्यूट्रलाइज करने का तरीका ये। नो, दिस इज वेरी बैड। आप कास्ट सेंसस की बात करते हैं, तो आप एक जो बलात्कार हुए हैं उसके अंदर भी कास्ट सेंसस करने, पिक्चर क्लियर हो जाएंगी कि कौन परिवार की जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो वल्नरेबल रहते हैं, किसके घर में सिक्योरिटी है, किसके घर में नहीं है, किसको टॉयलेट करने के लिए, शौच करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो आप दुनिया थोड़ी सी खराब है, हम मान रहे हैं, तो लेकिन उसके अंदर मजबूरन किसको जाना पड़ता है? तो दलित महिलाओं को जाना पड़ता And है, even if you look at the perpetrators, राइट? उसके भी we should look at the caste. बिल्कुल। Because it is from our own communities, जो OBC communities से they try to create the criminal tribes, कि उनको criminal बोल के brand कर दिया गया। I think similarly we should do the same with the certain oppressor caste, because they are the ones committing most crimes towards the Dalits. वेरी ट्रू। मतलब डीनोटिफाइड ट्राइब जो बनी, जो हमारे बहुजन लोगों के साथ, की वो जनजात ही क्रिमिनल हैं। क्रिमिनल ऑफेंडर एक्ट हुआ, फिर उसके बाद तमाम वो कि भाई इस कास्ट से अगर कोई भी, इस ट्राइब से अगर कोई पैदा होगा तो वो जनजात क्रिमिनल है। इस तरह के नियम कानून थे, और अगर उस चीज को अगर हम नहीं चाहते कि उस तरह का किसी और से बर्ताव हो, लेकिन आप उसी चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो एनसीआरबी का डेटा है कि किन लोगों को पहला झूठा फंसाया जाता है, उसके बाद कौन सी कास्ट किस कास्ट के ऊपर जो है ऑपरेशन कर रही है। लेकिन आज की डेट में वो लोग भी फिर जो है अपनी गाड़ी को पीछे लिख लिख के उसको कास्ट एज अ प्राइड दिखाते हैं कि इट्स अ साइन ऑफ वायलेंस, इट्स अ साइन ऑफ रिटेलिएशन, और उन्हीं के नेता उनको संरक्षण देते हैं, और लोग बोलते हैं कि ठीक है, ये तो ऐसे ही है। दलित जो हैं वो लेस वायलेंट होते हैं। दलित जो होते हैं वो उनकी फाइट क्या है, मैं हर जगह बोलता हूँ, उनकी फाइट ये है कि डिग्निटी की, कि हमें इंक्लूड कर लो, हमें थोड़ा सा मान सम्मान दे दो, हमें पढ़ने का अधिकार। मतलब आजादी के 78 साल बाद भी हम इसी चीज पे बात कर रहे हैं कि दलितों को पढ़ने का सम्मान मिल जाए। मतलब कि इससे छोटी चीज क्या हो सकती है? मैं आजादी से पहले भी यही मांग रहे थे, आजादी के बाद भी यही मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी को और पीछे धकेला जा रहा है। जो बाबा साहब ने तमाम वो एफर्ट्स किए कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम, कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि किस तरीके से सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो लोग हैं उनको एक रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। अब उस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर एक डिस्क्रिमिनेशन हो गया। पहला डिस्क्रिमिनेशन होता है आपकी कास्ट की वजह से, अब डिस्क्रिमिनेशन की तो रिजर्वेशन लेता है। तो एक अलग एक बैटल है दलितों के लिए, बट वी आर डीलिंग विद इट। सर आपने ऑलरेडी ये मेंशन किया था, जो लेफ्ट स्पेसेस हैं वो भी सावरना डोमिनेटेड ही हो गए, बट ये हम देख रहे हैं इवन जो दलित स्टडीज की स्पेसेस हैं, दलित पे जो थ्योरीज बनती हैं, जो रिसर्च हो रही हैं, वो भी अपर कास्ट डोमिनेटेड है इंडिया में, सरप्राइजिंगली। मैं इनको ना अपॉर्चुनिटीज देखता हूँ, सॉरी टू से। ये मतलब ये चीज़ मैंने लंदन में भी देखी और यहाँ पर भी, कि दलितों के नाम पे अगर कोई रिसर्च कर रहा है या कोई फेमस है, क्योंकि आर्टिकुलेशन जो है या फिर एक्सेस टू पब्लिशिंग जो है सवर्णा कम्युनिटीज़ का बहुत ज़्यादा है। एक रिसेंटली एक आर्टिकल भी आया कि कैसे एक जो पॉलिटिक्स है या फिर जो स्ट्रगल ऑफ मार्जिनलाइज्ड है बिकॉज ऑफ द लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस वेरी रिसेंटली। तो वो पूरा एक लूप ही ऐसा है कि हम लोग पहले ये बता रहे थे कि इंडिया की हिस्ट्री क्या है, आज की डेट में हम ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन कौन करता था, हमारे पूर्वज करते थे, और हम लोग जो हैं उस ऑपरेशन को हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं किस पे? दलितों के ऊपर। तो दलित पहले भी सब्जेक्ट थे, दलित आज भी सब्जेक्ट हैं, और इन्हीं सब चीजों के लिए सवर्णा प्रोफेसर्स, सवर्ण बच्चों के लिए दलितों पे रिसर्च करने के लिए उनको स्कॉलरशिप देते हैं कि आप ये बताओ कि आपके पूर्वजों ने कैसे शोषण किया जो आपके साथ के लोग हैं। तो इसके अंदर आप देखते हैं तो दलित पहले भी सब्जेक्ट थे और आज भी सब्जेक्ट हैं।
तो ये मतलब इनडायरेक्टली डिस्क्रिमिनेशन भी आप इसको कह सकते हैं, और किस तरीके से इनडायरेक्टली एक्सक्लूजन आप कह सकते हैं। मतलब आपको, और एक तरीके से कि जो दलित जो समाज के बच्चे होते हैं ना, जो पढ़े लिखे पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं, वो लोग बड़ा मतलब बहुत एक्टिव होते हैं, उनको पता होता है कि समाज की स्थिति क्या है, उनको हिस्ट्री के बारे में पता होता है। तो आई थिंक दे आर दी बेटर पीपल टू स्पीक, टू राइट That's the lived experience. lived experience. मतलब I receive so many emails कि we would like to take an interview if you can give us the 1 hour this and that. मतलब continuous emails. I do not entertain them for the very first reason कि भाई you want to hear the stories for your own thesis and all these things कि भाई आपको अपना thesis complete करना है। एंड दिस इज, ये बहुत ज्यादा चलन हो गया है। मतलब किसी से बात करो, आपका क्या किसी पे कह रहा कि ऑपरेस्ड कम्युनिटीज दलितों के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसके अंदर दलितों से आप बहुत शुगर कोटिंग तरीके से बात करें, थोड़ा सा मान सम्मान से बात करें, क्योंकि दलितों को सम्मान बहुत कम मिला है। उनसे बात करें, उनसे उनको कॉफी पे लेके जाएं, उनसे वो क्वेश्चनर भरवाएं, और उसके बाद अपनी थीसिस सबमिट कर दें। दिस इज मतलब दिस इज क्वाइट हैपनिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस these days. So Oh, yeah. Since you're a lawyer, since you're a criminal lawyer, I would like to ask you about your views on the current change that has come into place with the new BNS. And do you think it's just a namesake change that we just wanted to sound like we're decolonizing, or is it something more? see, I think the policymaker will speak better on this issue. But पहला मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इसी चीज़ से आता है कि हम रिफॉर्म लेवल पे हम लोगों ने क्या चेंजेस किए हैं, क्या हमने कितने लोगों को इंक्लूड किया है, कि अगर 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 हम बात करते हैं ऑप्रेस कम्युनिटीज़ की, कि क्या हम उनको जस्टिस देने के ज़्यादा तरीके कर दिए हैं। लॉ आप कुछ भी लेकर आओ, जैसे बाबा साहब ने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन या बुरा कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड होता है उनके लोगों से, उनको किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छे लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे तो वो बेटर तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो सिमिलर तरीके से कि आज की डेट में अगर आप देखें, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लॉस, कोर्ट प्रोसीजर इतना ज़्यादा इनएक्सेसिबल है दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। मतलब लोगों की ज़मीन जा रही है, आप उनको आए दिन एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, उनको पुलिस कंप्लेंट कराने में इतना स्ट्रगल होता है, उनको उनको कोर्ट में केसेस करके अपनी ज़मीनों, कुछ लोग मेरे पास अभी आए थे कि नोएडा के अंदर उनकी पता नहीं काफ़ी 190 परिवार की ज़मीन थी, और वो कंपनीज़ ने ले ली, और वो मतलब हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस हारते हुए चले गए, क्योंकि उनका लीगल रिप्रेजेंटेशन अच्छी नहीं थी, और वो लोग रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी लॉ हो, मतलब आप उसका नेम चेंज करें या फिर आप उसके कुछ सेक्शन चेंज करें, जब तक आप उसको एक पुअर मैन एक्सेसिबल डॉक्यूमेंट आप नहीं बनाएंगे, तो इट्स नॉट डूइंग ए जस्टिस एट ऑल। एक क्रिटिसिज्म है अबाउट आवर ओन कम्युनिटी, इफ यू माइट से, डॉक्टर अंबेडकर जो थे, he did not have the right to sit inside his own classroom, True. yet he went on to get so many degrees, frame the constitution, and उन्होंने इतने सारे राइट्स हमें दिए हैं जिसके कारण people like us are at the position we are. बट आज की जो जनरेशन है, दो वी हैव दोज राइट्स, वी आर गोइंग टू द टॉप कॉलेजेस, वी आर रीचिंग अ रेस्पेक्टेबल पोजिशन इन आवर लाइफ्स, वी आर नॉट गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। एंड एक तरीके से जब डॉक्टर अंबेडकर ने वट एवर फाइट ही हैज डन व्हेन ही स्टार्टेड फ्रॉम नोवेयर, इट वाज आवर जनरेशंस ड्यूटी टू कैरी इट फॉरवर्ड। बट इन मेनी वेज व्हाट वी फील इज दैट हमारे कम्युनिटी की जो प्रेजेंट जनरेशन है, वी आर इन अ वे फेलिंग द ड्यूटी। दैट क्रिटिसिज्म इज वेरी वैलिड, और ये पहला क्रिटिसिज्म जो है बाबा साहब ने खुद ही दिया था, जब उन्होंने ये बोला था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। जब बाबा साहब वापस आए, उन्होंने 10 लोगों का एक कोहोर्ट जो है लंदन में पढ़ने के लिए भेजा अपने फंड से, और उसके बाद वो उस तरह की एक्सपेक्टेशंस को वो फुलफिल नहीं कर पाए जिससे बाबा साहब चाहते थे, और उनको इसी तरीके रिप्रेजेंटेशन के नाम पे ही भेजा गया था। और जब मैं ये सारी चीज़ें कह रहा हूँ कि आपको स्टार्टिंग से कि रिप्रेजेंटेशन है इम्पॉर्टेंट, उसके लिए आप रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करते हैं थ्रू रिजर्वेशन। तो ये एक पैटर्न होता है। तो सिमिलरली आपको रिजर्वेशन मिल रहा है या आपको रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, क्यों मिल रही है? मतलब इट्स नॉट बिकॉज ऑफ योर लुक्स, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ योर फैंसी क्लोथ्स एंड सो। ये आपको मिल रहा है कि आप इस पर्टिकुलर कम्युनिटी से आते हैं। दैट ऑल्सो मीन्स दैट इट्स अ ड्यूटी, यू आर रिप्रेजेंटिंग दैट कम्युनिटी। आपके पास वो ड्यूटी है कि आप वो सोसाइटी को पे बैक करेंगे इन विच एवर वे यू कैन। अगर आप बिजनेस में जाते हैं तो आप फाइनेंशियली करें, अगर आप सोशल एकेडमिया में हैं, सोशल साइंसेज एकेडमिया में हैं, तो आप उनको किस तरीके से आप लर्निंग को स्प्रेड कर सकते हैं,
you can do honest contribution to the Dalit studies, anti-caste studies. आप उसी तरीके से, for example, for that I'm an advocate, so it becomes my duty also. One of the very first reason that I came back to India, कि मैं भारत इसलिए ही वापस आया कि मैं ग्राउंड पे काम करना चाहता था. मेरे पास तमाम वो अपॉर्चुनिटी थी जॉब की, वहाँ पर मेरे को काफ़ी अच्छी थी. आई कुड सेटल इन न्यूयॉर्क ऑल्सो. मैं लंदन में भी रह सकता था, न्यूयॉर्क में भी रह सकता था. मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी. मेरा रीज़न ये था कि भाई मेरे को ज़मीन पे काम करना है और मेरा प्रोफेशन जो है मेरे को उसके थ्रू वो कॉन्ट्रीब्यूट करना है. तो मेरा वकालत प्रोफेशन है, तो मैं वो चीज़ कर रहा हूँ. तो वो क्रिटिसिज्म जो है बहुत वैलिड है और ये चीज़ समझनी पड़ेगी हम सभी इंडिविजुअल्स को कि आप रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके ऊपर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है. हम एक विद इन अ ग्रुप एक वी आर बिकमिंग अ comparatively privileged. So when the privilege comes, you have more responsibility to distribute more opportunities. तो हमारे हर स्तर पे, और इसका ये नहीं हो सकता कि मैं विदेश में जाऊंगा तो ही हेल्प करूंगा, अभी मैं अपनी जर्नी में हूं. नहीं, मैंने कई बार बोला है कि अगर जो लोग छोटे कस्बे से शहर में आते हैं वो अपने कस्बे से छोटे शहर के लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, जो गांव के लिए. सॉरी, जो लोग शहर में हैं, काफ़ी लोगों का सपना होता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आना, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या फिर जेएनयू हो. तो वहाँ तक आने के लिए भी सपना है. तो जो लोग वहाँ पर हैं वो लोग अगर कोई भी एफर्ट लगा के अपने गांव के बच्चों को अगर वहाँ तक लेकर आ पाते हैं तो ये बहुत बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन अचीवमेंट है. सिमिलरली जो लोग विदेश में पढ़ रहे हैं, तो वो लोग अगर किसी तरीके से मेंटरशिप प्रोवाइड करवा के उन बच्चों को जो विदेश में आना चाहते हैं उनको अगर कि कुछ लोगों को भी आप ले पाते हैं तो ये आपका एक कंट्रीब्यूशन है. तो आपको एक सेंस ये डेवलप करनी पड़ेगी, रीपे बैक टू सोसाइटी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी बेनिफिट, कि मैंने इस कम्युनिटी से आता हूँ या आती हूँ, मैंने ये प्रिविलेज लिए हैं और मैं किस तरीके से सोसाइटी को रीपे करूँ. रीपे करने का ये नहीं कि सिर्फ आप पॉलिटिक्स में ही आए, आप इंडिविजुअल लेवल पे हमें एक ये एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि हम सभी लोग एक एज एक फैमिली एक काम करें. वी कैन नॉट गेट अवे बाय सेइंग कि नहीं ये तो स्टेट करेगी, सब चीज़ें हम स्टेट के ऊपर डाल दें. मतलब फिर आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं. जी. चलो पॉलिटिक्स के बात करें, दलित पॉलिटिक्स की. द लार्ज सेंटिमेंट, एटलीस्ट हमारा जो मैंने इतना सुना है, इज दैट दलित पॉलिटिक्स इन इंडिया इज करेंटली लीडरलेस. एंड एक जो लीडर उभर के आ रहे हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण है. बट ऑल्सो वी हैड बीएसपी विच वॉज वेरी सक्सेसफुल इन सम स्टेट्स, बट अभी उनका उतना प्रेजेंस नहीं है. सो हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ दलित पॉलिटिक्स? सबसे पहले जो बीएसपी की पॉलिटिक्स इंडिया में आई उसने दलितों की परिभाषा ही बदल दी. कि पहली बार समझ में आया कि दलितों के लीडर हो सकते हैं और वो भी बहन जी जैसा लीडर. मतलब कि विमेन कमिंग फ्रॉम अ दलित बैकग्राउंड इज वेरी पावरफुल. और जब वो उत्तर प्रदेश में आई तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हुआ. पहली बार हम लोग बचपन से उत्तर प्रदेश के अंदर देख रहे हैं. एजुकेशन सिस्टम पे काम हुआ. कुछ चीज़ें हो सकता है रह गई हों, लेकिन वो एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ स्टेट जो होता है, नोएडा जैसी जगह को उन्होंने डेवलप किया, तमाम हाईवेज बनाए. तो पहली चीज़ तो ये कि दलित लीडरशिप बनने में कितना टाइम लगा. मान्यवर ने, बहन जी ने लगभग 30-35 साल काम किया. उसके बाद लोगों को समझ में आया कि सबसे पहले कि हम भी बन सकते हैं. वो एक इम्पोस्टर सिंड्रोम रहता है कि कुछ ना कर पाने का. तो उसके बाद अब देखते देखते ही कुछ लीडर्स हैं हमारे पास जो यंग लीडर्स हैं, कुछ सांसद भी हैं, रिजर्वेशन है तो सांसद भी हैं हमारे पास. लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि समाज के लिए कंट्रीब्यूट कौन कितना कर पा रहा है. पहला चीज तो ये. दूसरा चीज ये कि आपने ये बोला कि मेरे को कि ये दलित लीडर्स हैं, दूसरे वाले लीडर्स हैं और ये दलित लीडर्स हैं. तो कितना मतलब अपने आप में एक ही क्वेश्चन पूछने वाला है हम सभी को कि जो एक लीडर होता है वो किसी का भी नेतृत्व करे. तो मतलब अगर किसी विधानसभा से या लोकसभा से अगर कोई जीत के जा रहा है, उसको ये बोल देना है कि ये तो दलित लीडर है, तो ये उसी तरीके का स्टेरियोटिपिकल आर्गुमेंट हो गया कि ये तो रिजर्वेशन से हैं. तो आपने वो काबिलियत को हम लोग जो है एज ए सोसाइटी हम उसको खत्म कर देते हैं. अरे ये तो दलित लीडर है, ये तो रिजर्व सीट से है. रियल क्वेश्चन ये आता है एज ए सोसाइटी आप तब पास करेंगे या फिर तब आप अपलोड होंगे जब दलित कम्युनिटी के लोग नॉन दलित सीटों से जीत के आएंगे. तो दलित लीडरशिप है, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं है. मजबूरी में ये लोग इलेक्शन लड़वा रहे हैं कि दलित सीट्स पे हम इलेक्शन लड़वा रहे हैं. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि संसद के अंदर हमें और लोग चाहिए, हमें विधानसभा के अंदर लोग चाहिए कि किस तरीके से दलित लीडरशिप पे काम हो पाए. दलित समाज के लोग, जब बाबा साहब जैसे लोग दलित समाज से निकल के आए तो उन्होंने ये थोड़ी बोला कि सिर्फ दलितों के लिए मैं काम करूंगा. ही वाज अ लीडर, ही वाज अ विजनरी सोशल ट्रांसफॉर्मिस्ट, सोशल इंजीनियर उनको बोलते हैं. तो जब वो ऐसे लीडर थे, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने पूरे देश का निर्माण कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, सबके लिए करा.
तो इस सिमिलर तरीके से हमें और जरूरत है कि और लीडर निकल के आए और जिसको मतलब हम लोग ऐसे टैग ना करें कि सिर्फ दलित लीडर है। So with our guests, we have a special rapid fire round. अच्छा इसको one word answer आपको देना पड़ेगा. ठीक है। Okay, if you were to be represented in the wild, choose one animal to represent you. माई सेल्फ Yeah. लायन, Your favorite movie? गोलमाल, Your favorite book? एनिलेशन ऑफ कास्ट। Your favorite thinker apart from Dr. Ambedkar? There is one professor Soumya Brata Chaudhary in Hmm. JNU. I really like him. Yeah. Sir, your last message for the youth जो हमें follow कर रहे हैं, देख रहे हैं, and they are mostly from the community, but we also have जो We have general- Indians viewing us from all over. Yeah. To all of us, हाँ. what would you like to say? I would say be fearless, be protective of yourself, don't afraid of anybody और सपना बड़ा देखें। और अगर सपना बड़ा देखते देखते अगर we are ending our life also, it's and if it's for the community, it's for the nation, it's a very less compromise. So devote yourself for the community. Yeah. Not only for the Dalit community. अगर आप दलित समाज से आते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप सबके ऑपरेशन को या सबके दुख दर्द को समझ सकते हैं। तो आपके पास जिम्मेदारी आती है कि जब आप लीडरशिप पे आए तो आप सबके लिए बेहतरी का काम करें। तो आप वो वाला आर्गुमेंट नहीं ले पाएंगे कि आई एम डिसेबल्ड व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग दिस स्ट्रगल। आप तो सबसे डॉक्टर नीचे अम्बेडकर ने दलितों के साथ साथ हिंदू कोड बिल फॉर Right. वुमेन, हाँ, ओबीसी का जो जनगण काउंट होने के लिए also he fought. Right. Even RBI in many ways is ours only. If you see, it was the True, problem of the true. rupee. The problem of rupee, Yeah. yes. So he never limited himself. हम उनके ही ideology से आ रहे हैं तो we should not have limits. और दलितों को खासकर मतलब आपको आई एम वेरी अगेंस्ट इट। मतलब आप इस विक्टिम माइंडसेट में ना घुसें कि हम तो दलित हैं, हम ये तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज कम है। आज की डेट में आपके पास इंटरनेट है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो आप उस इंटरनेट का यूज करें, पढ़ें, सीखें और मतलब बी बोल्ड, बड़ा सपना देखें, बड़ा इरादा लेके चलें और देश के लिए काम करें। भारतीय हैं तो आप वी आर डॉक्टर अम्बेडकर सेड वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली। सो if you are going to do for the Dalits, that also means that you are doing something for the nation. Thank you, Yes. sir. Thank you so much. And आप जो काम कर रहे हैं, we really value that. And all of our followers, we wish you all the best in whatever your endeavors. Thank you. Thank you so much. Jai Bhim. Jai Bhim. Jai Bhim. Who's bright? I know it's